हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है संतोष। मैं रेलवे में टेक्नीशियन हूँ। आज की क्लास में हम टॉप 10 साइंस के क्वेश्चन करने वाले हैं। ये आरआरबी ग्रुप डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे पहले मैंने 2 क्लास ले ली हैं साइंस के क्वेश्चन की, ये तीसरी क्लास है। बिना समय गवाते हुए आज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र को निम्नलिखित में से किसके द्वारा दर्शाया जाता है? ऑप्शन ए संकेंद्रित वृत्ताकार रेखाओं, ऑप्शन 2 समांतर लेकिन अनियमित सीधी रेखाओं, ऑप्शन 3 दीर्घ वृत्ताकार रेखाओं, ऑप्शन 4 समांतर और समदूरस्थ सीधी रेखाओं। इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन 4 समांतर और समदूरस्थ सीधी रेखाओं। इसका फैक्ट जान लेते हैं। इसका फैक्ट है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र को समान दूरी पर स्थित समांतर सीधी रेखाओं के समूह द्वारा दर्शाया जाता है, जहां रेखाएं एक ही दिशा में इंगित करती हैं। रेखाओं की समान दूरी क्षेत्र की शक्ति की स्थिरता को दर्शाती है, जबकि उनकी समांतर प्रकृति एक समान चुंबकीय प्रेरण को प्रदर्शित करती है। आज का अगला क्वेश्चन होने वाला है, त्रिकोणीय कांच के प्रिज्म के दो पार्श्व फलकों के बीच का कोण क्या कहलाता है? ऑप्शन ए आधार कोण, ऑप्शन 2 प्रिज्म कोण, ऑप्शन 3 आनति कोण, ऑप्शन 4 विचलन कोण। इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन 2 प्रिज्म कोण। इसका फैक्ट जान लेते हैं। त्रिकोणीय कांच के प्रिज्म के दो पार्श्व फलकों के बीच के कोण को प्रिज्म कोण या प्रिज्म का कोण कहते हैं। यह प्रिज्म के अपवर्तक गुणों को निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण पैरामीटर है और प्रकाश के अपवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज का अगला क्वेश्चन है, पानी की सतह पर लोहे की एक ठोस छड़ रखी जाती है। यदि लोहे की छड़ पर पानी द्वारा ऊपर की ओर लगाया जाने वाला बल छड़ पर नीचे की ओर लगाए जाने वाले बल से अधिक हो तो क्या होगा? ऑप्शन ए लोहे की छड़ तेजी से डूब जाएगी, ऑप्शन 2 लोहे की छड़ नीचे की ओर जाएगी, ऑप्शन 3 लोहे की छड़ धीरे धीरे डूब जाएगी, ऑप्शन 4 लोहे की छड़ पानी की सतह पर तैरने लगेगी। इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 लोहे की छड़ पानी की सतह पर तैरने लगेगी। इसका फैक्ट जान लेते हैं। यदि पानी द्वारा लोहे की छड़ पर ऊपर की ओर लगाए जाने वाले बल छड़ पर नीचे की ओर लगाए जाने बल से अधिक हो तो पानी की सतह पर तैरने लगेगी। यह आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित है, जिसके अनुसार कोई वस्तु तभी तैरती है जब उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल उसके भार से अधिक हो। उत्प्लावन बल बुओयंट फोर्स यह क्या है? यह पानी द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर लगाया जाने वाला वह बल है जो वस्तु द्वारा विस्थापित किए गए पानी के भार के बराबर होता है। वस्तु का भार यह वह नीचे की ओर लगने वाला बल है जो वस्तु के द्रव्यमान के कारण होता है। तैरने की स्थिति, यदि पानी द्वारा ऊपर की ओर लगाए जाने वाला बल छड़ के नीचे की ओर लगने वाले बल से अधिक होता है तो छड़ पर एक शुद्ध ऊपर की ओर बल लगता है, जिसके कारण वह पानी की सतह पर तैरने लगती है। उत्प्लावन बल यदि भार से ज़्यादा है तो वस्तु तैरेगी। उत्प्लावन बल यदि भार से कम है तो वस्तु डूब जाएगी। उत्प्लावन बल बराबर है भार के तो सतह पर डूबी हुई तैरेगी। आज का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सोल का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए फोम, ऑप्शन 2 फेस क्रीम, ऑप्शन 3 रबड़, ऑप्शन 4 मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका आंसर है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ऑप्शन 4। आज इसका फैक्ट जान लेते हैं। सोल के कुछ सामान्य उदाहरणों में शामिल है रक्त, पेंट, मिट्टी का तेल, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, आर्सेनिक, सल्फाइड सोल्ट और पानी में सल्फर। सोल एक प्रकार का कोलाइड है जिसमें महीन ठोस कण एक द्रव माध्यम में निलंबित होते हैं।
सोल के उदाहरण हैं प्रकृति में पाए जाने वाले रक्त, मिट्टी का पानी, कीचड़, कोश का द्रव्य, लेटेक्स रबड़ और पानी में धूल के कण। कृत्रिम रूप से बनाए गए पेंट, रंजित, स्याही, आर्सेनिक सल्फाइड सोल, पानी में सल्फर का सोल और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। आज का अगला क्वेश्चन है द्विआवेशी हीलियम आयनों को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए अल्फा कण, ऑप्शन बी गामा कण, ऑप्शन 3 बीटा कण, ऑप्शन 4 एक्सरे। इसका आंसर है ऑप्शन ए अल्फा कण। इसका फैक्ट जान लेते हैं। द्विआवेशी हीलियम आयनों को अल्फा कण के नाम से भी जाना जाता है। ये अल्फा कण हीलियम परमाणु के नाभिक होते हैं जिनमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उन पर द्वारा धनात्मक आवेश He2+ होता है। संरचना: एक द्विआवेशी हीलियम आयन एक हीलियम परमाणु से 2 इलेक्ट्रॉनों को हटाकर प्राप्त किया जाता है, जिससे हीलियम का नाभिक बचता है जिसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। प्रकृति क्या है इसकी? इस संरचना के कारण इस पर द्वारा धनात्मक आवेश He2+ होता है, जो इसे अल्फा कण के रूप में परिभाषित करता है। कहाँ से उत्सर्जन हुआ? अल्फा कण कुछ भारी परमाणुओं के रेडियोधर्मी क्षय के दौरान उत्सर्जित होते हैं। इसका गुण क्या है? इनमें अपेक्षाकृत कम भेदन शक्ति होती है और कागज की एक शीट द्वारा रोका जा सकता है। आज का अगला क्वेश्चन है अंडाशयों द्वारा नियंत्रित कार्य से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए मासिक धर्म, ऑप्शन 2 सभी अंगों में विकास को उद्दीप्त करता है, ऑप्शन 3 उपापचय को नियंत्रित करता है, ऑप्शन 4 पीयूष ग्रंथि को उद्दीप्त करता है। इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन ए मासिक धर्म। इसका फैक्ट जान लेते हैं। अंडाशयों द्वारा नियंत्रित कार्य मुख्य रूप से मासिक धर्म, चक्र का नियंत्रण और अंडोडिब्ब का उत्सर्जन और अंडोडिब्ब का उत्पादन और विमोचन है। अंडाशय एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जैसे हार्मोन का उत्पादन करते हैं जो मासिक धर्म चक्र को नियमित करते हैं, अंडों को विकसित करते हैं और हर महीने एक अंडे को रिलीज करते हैं। अंडाशयों के मुख्य कार्य: मासिक धर्म चक्र का नियंत्रण, अंडाशय एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जैसे हार्मोन का उत्पादन करते हैं जो मासिक धर्म चक्र के विभिन्न चरणों को नियंत्रित करते हैं। अंडाणुओं का उत्पादन और विमोचन, अंडाशय मादा युग्मक यानी अंडों का उत्पादन करते हैं और मासिक धर्म चक्र के दौरान हर महीने एक अंडा डिब्ब छोड़ते हैं। हार्मोनल विनियमन क्या है? ये हार्मोन न केवल प्रजनन स्वास्थ्य में बल्कि महिला के शरीर में द्वितीयक यौन लक्षणों के विकास और अन्य शारीरिक प्रक्रियाओं में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है प्रकृति में हाइड्रोजन तत्व के कितने समस्थानिक मौजूद हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन 2 1, ऑप्शन 3 2, ऑप्शन 4 5। इसका आंसर है ऑप्शन ए 3। इसका फैक्ट जान लेते हैं। प्रकृति में हाइड्रोजन तत्व के 3 समस्थानिक मौजूद हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेनियम। इनमें से प्रोटियम सबसे सामान्य है जबकि ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन होता है और ट्राइटेनियम में 2 न्यूट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन के प्राकृतिक समस्थानिक प्रोटियम, यह हाइड्रोजन का सबसे सामान्य और स्थिर समस्थानिक है जिसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। ड्यूटेरियम, इसे भारी हाइड्रोजन भी कहते हैं और इसमें 1 न्यूट्रॉन होता है। इसका सूत्र है D2O, भारी जल कहते हैं। ट्राइटेनियम, यह एक रेडियोधर्मी समस्थानिक है जिसमें 2 न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन यह मुख्य रूप से मानव निर्मित है और प्रकृति में बहुत कम पाया जाता है। आज का अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने परमाणु के नाभिक की खोज की? ऑप्शन ए जेम्स चैडविक, ऑप्शन 2
रदरफोर्ड, ऑप्शन 3 नील्स बोर, ऑप्शन 4 जे थॉमसन। इसका आंसर है ऑप्शन 2 ई रदरफोर्ड। इसका फैक्ट जान लेते हैं। परमाणु के नाभिक की खोज वैज्ञानिक अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने वर्ष 1911 में की थी, जो उनको गोल्ड फॉइल प्रयोग के निष्कर्षों पर आधारित है। सोने की पन्नी पर इन्होंने प्रयोग किया था। इस प्रयोग ने दर्शाया कि परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान और सारा धनात्मक आवेश केंद्र में एक घने क्षेत्र में केंद्रित होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। रदरफोर्ड मॉडल 1911 में आया था। इस प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल का प्रस्ताव दिया, जिसमें परमाणु को एक धनात्मक रूप से आवेशित नाभिक और उसके चारों ओर घूमते हुए इलेक्ट्रॉनों से बना बताया गया। आज का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग वृद्धि करता है और परिपक्व होकर फल बनता है? ऑप्शन ए अंडाशय, ऑप्शन 2 परागनली, ऑप्शन 3 प्रतिकाग्र, ऑप्शन 4 परागकोश। इसका आंसर है ऑप्शन ए अंडाशय। इसका फैक्ट जान लेते हैं। फूल का अंडाशय वह भाग है जो वृद्धि करता है और परिपक्व होकर फल बनता है। परागण और निषेचन की प्रक्रिया के बाद अंडाशय बढ़ना और परिपक्व होना शुरू कर देता है, जिससे वह फल में बदल जाता है। अंडाशय का कार्य क्या है? अंडाशय फूल के स्त्री केसर का एक भाग होता है, जिसके भीतर बीजांड स्थित होते हैं। बीजांड आगे चल के बीज बन जाते हैं। निषेचन के बाद परिवर्तन क्या होता है? जब परागकण से शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करते हैं तो अंडाशय की दीवारें मोटी होने लगती हैं। फल और बीज का विकास कैसे होता है? इसी प्रक्रिया में अंडाशय परिपक्व होकर फल का निर्माण करता है, जो बीजों को सुरक्षा प्रदान करता है। वही अंडाशय के अंदर स्थित बीजांड परिपक्व होकर बीजों में विकसित हो जाते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग फूल में स्थित होते हैं, जहां मादा प्रजनन भाग 3 भागों वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय से बना होता है, और इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए बाह्यदल, ऑप्शन 2 पंखुड़ी, ऑप्शन 3 स्त्री केसर, ऑप्शन 4 पुंकेसर। इसको कहा जाता है ऑप्शन 3 स्त्री केसर पिस्टिल। इसका फैक्ट जान लेते हैं। एंजियोस्पर्म पुष्प वाले पौधे में फूल के मादा प्रजनन भाग को स्त्री केसर पिस्टिल या जाइनोसियम कहते हैं, जो 3 भागों वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय से मिलकर बना होता है। वर्तिकाग्र यह स्त्री केसर का ऊपरी चिपचिपा हिस्सा होता है, जो परागकणों को ग्रहण करता है। वर्तिकाग्र यह वर्तिकाग्र को अंडाशय से जोड़ने वाली एक नली जैसी संरचना होती है। अंडाशय यह स्त्री केसर का सबसे निचला और फूला हुआ हिस्सा है, जिसके अंदर बीजांड होते हैं, जो निषेचन के बाद बीज में विकसित होते हैं। ये रहे अपने 10 क्वेश्चन। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके बताएं, और कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो लाइक करें, शेयर करें और अब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।